और धीरे धीरे जो इनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट होनी थी वो पाकिस्तान आईएसआई ने तब्दील कर दी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के खिलाफ आजादी की लड़ाई। और पीओजेके और पीओजीबी के नौजवान को रेडिकलाइज करके ये दावा करने लग गए कि जो हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर है उसको आजाद करो। आप डबल स्टैंडर्ड देखें ना, कोई वेस्टर्न मीडिया अभी तक वहां पहुंची है, इंटरनेट का ब्लैकआउट वहां पे जारी हो चुका है, जितने भी ये इस्लामिस्ट तंजीमें हैं इनमें से किसी की ना बयानबाजी आई है। यहां पे तो कोई किसी की आजादी के लिए लड़ाई नहीं कर रहा या पहल कर रहा है। क्यों भाई? इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आजादी चाहिए। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं। आज यानी 9 जून को पूरे इलाके को बंद करने की घोषणा की गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि प्रदर्शन आज होना था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पिछले कई दिनों से इसे ना होने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर समेत बलूचिस्तान, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध की लहर चल रही है। आखिर क्यों है और ऐसा क्या पाकिस्तान की सरकार कर रही है जिनकी वजह से उनकी ही आवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई है? इन सभी पहलुओं को आज समझेंगे रणक्षेत्र में, और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे मेहमान हैं मेजर समरपाल सिंह टूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल सर, जो अभी पीओके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये आखिर क्यों चल रहा है और इस विरोध को देखते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हो? देखिए, पहली चीज तो ये विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि जो जॉइंट आजाद अवामी कमेटी है उसकी जो सीट के बंटवारे हैं उसको लेके दिक्कत चल रही है। 12 सीटें हैं जिसके अंदर की रेफ्यूजीज को ये सीटें मिलनी चाहिए। वो ये 12 सीटें पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान के ही से नुमाइंदों को देना चाहती है ताकि वो यहाँ पे हमेशा की तरह एक पपेट गवर्नमेंट बनाई रखे। तो इसके विरोध को लेके पहली चीज तो देखें, पहले भी ये जो पीओजेके है 1980 में यहाँ पे पहल लगाई थी इन्होंने। पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ये 19 एग्जैक्ट मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूं। उससे पहले अगर हम जाए तो 1970 में जब जनरल जिया उल हक का राज चल रहा था, तब यहाँ पे पहली चीज जो इस रीजन के लोगों ने मांगी थी वो थी ग्रेटर ऑटोनॉमी फ्रॉम पाकिस्तान। कि जितना पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था 1970s में, तो तब लोगों ने बोला था कि आप ज्यादा दखल अंदाजी जम्मू कश्मीर में मत कीजिए, आप बाहर रहिए, ये इनका निजी मसला है। वो इंडिपेंडेंट एक ऑटोनॉमस रीजन के तौर पे अपने आप को देखना चाहते थे। और धीरे धीरे ये 1970s में पाकिस्तान का जो आजाद कश्मीर है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी से शिफ्ट हो गया फुल इंडिपेंडेंस फॉर जम्मू कश्मीर। उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए उन्होंने बात की, जो पाकिस्तान की सरकार जनरल जिया उल हक के टाइम ये मतलब ड्रॉप कर दी गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई इस्लामाबाद का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ द रोल ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, इसको मन में रखते हुए फिर वहां पे प्रॉब्लम हुई जनरल जिया उल हक को। और जब जनरल जिया उल हक को ये डिमांड्स को लेके वो उनको प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने आदेश दिए कि जो भी आजादी चाहता है पीओजेके में उसको पहले अरेस्ट किया जाए। फिर इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स को वहां पे इलीगल घोषित कर दिया कि आप पॉलिटिकल कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते हो। उसके बाद जितने भी वहां पे नेशनलिस्ट लीडर थे जो इंडिपेंडेंस चाहते थे, अपना इंडिपेंडेंट रुख रखना चाहते थे पीओजेके का, उनको ये अरेस्ट करने लग गए और हरासमेंट करने लग गए। फिर इन्होंने पब्लिक में स्पीचेस देने के लिए
मना कर दिया कि भाई आपको आजादी की स्पीच देना मना है। और फिर इसके अंदर इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की आईएसआई अंडर जनरल जियाउल हक, जिन्होंने इनके सारी पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर इन्होंने अपने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आईएसआई के घुसा दिए। और जैसे ही टाइम चलता रहा तो 1988 में एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था गिलगिट बाल्टिस्तान में, जिसके मद्देनजर तब 1988 में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, सेक्रेटेरियन अनरेस्ट हुआ। वहां पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसके अंदर मेनली रेंजर्स थे इन्वॉल्व, और कुछ हद तक पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किए 1988 में पीओजेके में, जिसके अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और जो लोकल एक्टिविस्ट थे उनको इन्होंने ब्राइब किया, इनको पैसे दिए। जो इनके ट्राइब्स थी, अलग अलग ट्राइबल्स हैं वहां पे, उनके मेन लीडर्स को इन्होंने रिश्वतें दी, करप्ट बनाया, और ये जो इनकी जो मूवमेंट थी आजादी वाली, उसमें दरारें डाली आईएसआई ने। और उसके दौरान 1988 में सैकड़ों की तादाद में ये जो पीओजेके के कश्मीरी हैं, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये कुछ 10-20 नहीं, ये हंड्रेड्स की तादाद में थे, हजारों में नहीं पर हंड्रेड्स की तादाद में मारा गया। आज तक इसके आंकड़े पाकिस्तान की सरकार ने ना कभी बाहर किए हैं, ना उन्होंने ये इस बात को लेके आगे बात मानी है। ठीक है। और फिर समय के साथ राम क्या हुआ कि और भी ज्यादा स्टूडेंट्स फिर एग्जाइल में चले गए यूके। तो आज की तारीख में जितने भी पीओजेके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान के एक्टिविस्ट है वो यूके में बैठे हैं, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो इनका साथ नहीं देती। इनका इलाका सिर्फ एक लॉन्च पैड के तौर पे और एक नौकरी के तौर पे रेडिकलाइज्ड जो यूथ है उसको ही सिर्फ हायर किया जाता है, और इनको किसी प्रकार की नौकरियां नहीं उपलब्ध है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, कोई मॉडल विलेज नहीं तैयार है इनका। ठीक है। और धीरे धीरे जो इनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट होनी थी वो पाकिस्तान आईएसआई ने तब्दील कर दी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के खिलाफ आजादी की लड़ाई। और पीओजेके और पीओजीबी के नौजवान को रेडिकलाइज करके ये दावा करने लग गए कि जो हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर है उसको आजाद करो, आप तो आजाद हो। तो ये नैरेटिव पाकिस्तान की आईएसआई ने जब फैलाया तो कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली तो यहाँ के लोगों को वाकई बिलीव करने लग गए, यकीन करने लग गए कि हाँ पाकिस्तान वाला पीओजीबी और पीओजेके आजाद है, और हिंदुस्तान वाला पीओजेके जो हमारा कश्मीर है इंडिया का, तो वो हिंदुस्तानी कश्मीर वो आजाद है। तो ये जो नैरेटिव बना उसने आज की तारीख में गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके की जो फ्रीडम मूवमेंट है पाकिस्तान से उसको मार दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया, उसका कोई रेलेवेंस नहीं बचा। तो ये एक लिमिट का टाइम था, उसकी एक्सपायरी अब हो चुकी है। और क्यों हुई है? जब से आर्टिकल 370 हटा है, जिस खुले आम तौर तरीके से कश्मीरियों को टूरिज्म सेक्टर हो जाए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो जाए, है ना, एंड फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, कटलरी से रिलेटेड है, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैनशिप, ठीक है, तो इन सब में हमने इनको रिकॉग्निशन दिया। इन्होंने इनके ऑथर्स भी हैं, कश्मीरी हिस्ट्री को भी हमने प्रिजर्व किया, और हमने बकायदा इनको अपने सारे कॉलेजेस, मतलब दे हैड एक्सेस टू एवरीवेयर इन इंडिया, हर जगह, मतलब हम एक ही मुल्क है, तो कोई फर्क नहीं किया, कोई वैर नहीं किया। और आज की तारीख में जब इंटरनेट आ गया है और जगह जगह लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर, हाईएस्ट रेवेन्यू इन टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर, द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जम्मू कश्मीर, ठीक है, सबसे वॉलंटियरली जो लड़के आ रहे हैं अग्निवीर स्कीम जैकलाई में और जैकलिफ में, और जम्मू कश्मीर के अवाम के बच्चे हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो देखा
और जो G20 जो भारत मंडपम के तौर पे जो हमने पूरा बताया कि वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है, तो उसकी जो पहल हमने की, G20 के नेशंस आए, उनको हमने जम्मू कश्मीर में जब होस्ट किया तो बहुत ज्यादा धमकियां आ रही थी पाकिस्तान ISI और आतंकी गुट से कि वो G20 को नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर में, और वो हमने बकायदा प्रूफ किया, वो अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, और तब जाके यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज आई थी, वेस्टर्न नेशंस की जितने भी कंट्री हेड्स आए थे, दे वर सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा गलत और झूठा नरेटिव, और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारी सारी फंडामेंटल राइट्स सभी कश्मीरियों की इक्वली मतलब अवेलेबल है, किसी को किसी चीज को लेकर रोक टोक नहीं है। तो इतना सब देखने के बाद अब जो POJK में अवाम बैठी है, अब उसे पता लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ उसे झूठ बोला गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया, और आज की तारीख में ना वहां पे 24 घंटे बिजली मिलती है, ना वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है इमरजेंसी की। अगर आपने इलाज के लिए जाना है तो आपने चेक पॉइंटों से आपने अपनी रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन भी देनी है, परमिशन भी लेनी है 1-1.5 हफ्ता पहले, तब आपको इस्लामाबाद जाने देते। रोड कनेक्टिविटी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पहुंची नहीं है, ठीक है, ऊपर से टैक्सेशन अलग से इतनी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल सेटअप नील है, जहां पे रेयर अर्थ जेमस्टोन्स मिलने हैं वहां पे पाकिस्तान आर्मी मौजूद है और एक्सप्लॉयटेशन दबा के चल रही है। तो आप मुझे बताएं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स हो जाए, मेडिकल हो जाए, सिविक हो जाए, कॉमर्स हो जाए, साइंस हो जाए, है ना, या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, आप ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, तो आज की तारीख में POJK को कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इनको सिर्फ लूटा गया, इनका बेवकूफ बनाया गया, और आज की तारीख में विद द इंटरनेट इन्हें एहसास हो गया कि असली जम्मू कश्मीर कौन सा है, और जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया पाकिस्तान मिलिट्री ने, और जो पपेट गवर्नमेंट में ये अपने ही लोगों को, मतलब कहावत बातें ये भी आती है कि ये किसी सर्विंग कर्नल साहब की मैडम को एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को टिकट दे रहे हैं, जिसका ना कोई नाम जाता है, ना अता ना पता, और वो लेडी सिलेक्ट होके इनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाती है। तो आप देखें कितना मैनिपुलेशन, कितना इंटरफेरेंस, और कितना मतलब डिफरेंस, फर्क किया है पाकिस्तान आर्मी ने, कि आज की तारीख में कोई यूनिटी नहीं बची है इनमें, इन्हें इनकी आंखें खुल चुकी है। मैं इस खबर को जब मैं और देख रहा था तो ये भी खबरें सामने आई हैं कि जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया वहां पर लाइव फायर हुए हैं, और घायलों की तो अभी संख्या सामने ही नहीं आ रही है। तमाम अखबारों ने कोई 11 लिख रहे हैं, कोई संख्या बढ़ाकर लिख रहे हैं, कुछ ज्यादा है, तो तमाम अखबारों में आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। जिस तादाद में लोग मारे गए आज तक हमें नहीं पता कि कितना आंकड़ा था। 1980 में और 1988 में कितने POJK में लोग मारे गए थे, है ना, ये 2 साल में 1980 और 1988 उस किसी को कोई हिसाब नहीं। आज की डे एंड एज और इंटरनेट की वजह से क्लियरली बताया जा रहा है कि कम से कम 200 लोगों से ऊपर मारा गया है इन प्रोटेस्टर्स को, फेटल, जिसको ऑफिशियली ये सिर्फ 17 का आंकड़ा दे रहे हैं कि सिर्फ 17 लोग मारे गए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया, मतलब मैं इतना हैरान हूं, आप डबल स्टैंडर्ड देखें, ना कोई वेस्टर्न मीडिया अभी तक वहां पहुंची है, इंटरनेट का ब्लैकआउट वहां पे जारी हो चुका है, जितने भी ये इस्लामिस्ट तंजीमें हैं इनमें से किसी की ना बयानबाजी आई है। यहां पे तो कोई किसी की आजादी के लिए लड़ाई नहीं कर रहा या पहल कर रहा है। क्यों भाई? इंडिया के जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आजादी चाहिए, जब हमारा ही वहां पे जो कश्मीर है जो पाकिस्तान ने जबरन हड़प के रखा हुआ है, वहां पे अगर कोई ऐसी सेम सिचुएशन जो इन्होंने 20 साल से सिचुएशन क्रिएट की थी इंडिया में, आज की तारीख में जो वो हिस्सा इंडिया का जो कश्मीर है आज
वो ही इन्होंने वहां पे सेम सिचुएशन है, इन्होंने वहां पे अगेन मारकाट शुरू कर दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यूएन मोगिब का है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किधर है? वो यूनाइटेड नेशंस, वो एनजीओज, वो जो वेस्टर्न कंट्री की जो एनजीओज जो घोषणा करती थी कि दिस स्टडी रिवील्स कि पाकिस्तान का जो पीओजेके है वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है, इंडिया वाले में कम है, इंडिया में एट्रोसिटी ज्यादा है, इधर बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। भाई कहां गए वो सारे जो दावे किए थे, जो आपने वहां पे मैन्युपुलेटेड डेटा और आपने स्टैटिस्टिकल डेटा मैन्युपुलेट करके जो रखा था? मैं वेस्टर्न मीडिया से पूछता हूं कहां गया? वेयर इज इट? वेयर इज द ऑथेंटिसिटी नाउ? अब अल जजीरा कहां है? अब बीबीसी कहां है? कौन से बिल में बैठे हुए ये? तो देखें, ये डबल स्टैंडर्ड्स का एक लाइफलाइन है। इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब ये अपनी आवाज उठाएंगे भी। अब सबसे मेन मुद्दा है, मैं हमेशा बोलता रहता था, जो पीओजेके के एक्टिविस्ट हैं वो कहते थे कि इंडिया हम इंडिया के साथ, हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। मैंने कहा आप अकेले एक मेजर टूर को ये स्टेटमेंट देके चीजें नहीं बदल सकती, आपको पहल करनी पड़ेगी, डिटरमिन होना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से रेडिकलाइज अपने किए नौजवान अपने, और जबरन इंडिया भेजते रहे मरने कटने के लिए, जो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था, पर ये पीओजेके के तो अवाम रुकी नहीं, ये कहते नहीं आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो अब मैं नहीं, एक ही चीज बोलूंगा, अब वही नौजवानों को ये पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ, पाकिस्तान फौज और रेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करे, ताकि वो इनके फ्रीडम फाइटर के तौर पे, असली फ्रीडम फाइटर के तौर पे उभर के बाहर निकले। सर, पाकिस्तान में अगर हम विरोध को देखें तो पीओके में भी विरोध हो रहा है, इसके अलावा एक सिंधु देश की भी मांग हो रही है। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान में इन विरोधों को देखें तो आखिर ये पूरे पाकिस्तान में विरोध चल क्यों रहे हैं? पाकिस्तान स्टेट क्यों नहीं इन लोगों से बात करके या इनके मुद्दों को सॉल्व कर पा रही है? राम, एक सीधी सी बात है, जब आप आप कहीं पे भी चले जाए, किसी भी आवाम को आप सिविक, कॉमर्स, साइंस, मिलिट्री, आप ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के तौर पे देख लें, आप इनको किसी भी चीज से डिप्राइव करेंगे, आप इन्हें ये चीजें नहीं मुहैया करवाएंगे, वो सोसाइटी बैकवर्ड हो जाती है। आज की तारीख में पाकिस्तान की पूरी पब्लिक एक तरफ है और पाकिस्तान का पंजाबी एक तरफ है और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये एक तरफ है। बेसिकली पाकिस्तान पंजाबी और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तानी, आप लगा लो आम पाकिस्तानी, जिसके अंदर शिया भी शामिल है ना, और आपने अहमदिया भी शामिल कर लो, इनमें पश्तून भी शामिल हो गए, बलूच भी शामिल हो गए। इन सब को ना इन्होंने नौकरियां दी समय पे, ना इनके रहायशी इलाकों का रख रखाव हुआ, ना यहाँ पे बिजली टाइम पे पहुंची, ना मेडिकल एड टाइम पे पहुंची, कोई गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे नहीं पहुंची है। और जब आपको बिल और टैक्सेशन की बात आती है तो आप दरवाजा खटखटा के पहुंचते हैं कि भाई आप अपने टैक्स भरें, आप अपना, आपका टैक्स इतना महंगा हो गया है, आपका बिल भी महंगे हो गए हैं, तो आप पैसा भरें। भाई आप नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप आईएमएफ से तो लोन ले रहे हो ताकि आप अपना पिछला लोन चुका पाओ, आपने कोई भी पैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं लगाया। फिर आपके आपसी मतभेद आज की तारीख में रिजल्ट करते हैं ईरान का बॉर्डर बंद, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद, इंडिया का बॉर्डर बंद। तो आपकी क्या ट्रेड है जो आप आपस में अंदर बैठे अवाम की देखरेख कर रहे हैं? आपका पेट्रोल और डीजल 400 रुपए लीटर पार कर चुका है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 400 रुपए, इट इज क्रॉस 400 रुपीज। आम आदमी पाकिस्तान का वो कैसे सरवाइव करेगा? ये बेसिक चीजें हैं राम।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ अलग आप मुहैया कराइए, आप आउट ऑफ द वे पॉलिसीज चेंज कराइए, पर आप पॉलिसीज क्या चेंज करा रहे हैं? 27th अमेंडमेंट, है ना, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे आप मुकदमा कभी दर्ज ही नहीं कर सकते हो, चाहे वो जो मर्जी कर लें। बने भी रहेंगे इस तरह का अमेंडमेंट कि वो हमेशा बने भी रहेंगे। अब वो राम, प्रमोशंस चोक हो रही हैं। हाँ, जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के जो मतलब वहां पे सीटें खाली हैं, वैकेंसीज अवेलेबल हैं, प्रमोशंस नहीं कर रहे हैं, वो बाहर देश असाइनमेंट या कहीं पे ओवरसीज पोस्टिंग भेज रहे हैं, इनको अटैचमेंट पे भेज रहे हैं। तो आपकी आर्मी को ही आपने इतना मतलब अनस्ट्रक्चर्ड बना दिया है, इतना अनप्रोफेशनल बना दिया है कि लोग प्रमोशंस के लिए बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, या तो पाकिस्तान मिलिट्री के अंदरूनी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि इनमें अलग अलग डिफेक्शंस होंगी, ये जनरल के खिलाफ हो जाएंगे, जिस तरीके से कोर कमांडर्स को आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के एड्रेस कर रहा है जी, और जिस तरीके से एसएसजी कमांडोज जो आसिम मुनीर को प्रोटेक्शन मुहैया करा रहे हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। आपको अच्छा एक बात मैं यहाँ ऐड करते हुए आपसे पूछूंगा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं और इस तरह का उदाहरण मिलता होगा कि वहां का आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर से जब मिल रहा है तो बीच में उसने बुलेट प्रूफ शीशा लगा रखा है और खुद भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। वहां पे आदेश आए हुए हैं कि जब आसिम मुनीर विजिट करेगा कोई कंटोनमेंट या कोई लोकेशन, उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी अफसर, जेसीओ या जवान के पास हथियार नहीं होना चाहिए। तो हम कौन सी फौज की बात कर रहे हैं? कौन सी फौज जिसका जनरल अपने ही सिपाही पे भरोसा करने से मतलब मुकर जाए? उसे भरोसा ही नहीं है अपनी फोर्स पे। तो मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब आसिफ मुनीर के अंदरूनी लोग ही उसको टारगेट करेंगे। ही विल बी टारगेटेड बाय द मिलिट्री इटसेल्फ। मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के बीच तनातनी है। जनरल बाजवा का कह रहे हैं एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड मर्डर था जो एमआई ने करवाया और आईएसआई ने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जनरल बाजवा को, पर वो नहीं प्रोटेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि जनरल बाजवा हैड कॉल्ड आउट आसिम मुनीर कि जो तुम अपनी अमेंडमेंट्स चेंज करवा रहे हो, जिस तरीके से दखल अंदाजियां दे रहे हो, यू आर बिकमिंग ओवर पावरफुल एंड क्रॉसिंग द लाइन। उसने कहा था मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मुझे तुम्हारे खिलाफ बोलने से मत मजबूर करो। एंड ही वॉज देन बिकमिंग प्रो इमरान कि भाई इमरान खान का उसे निकालो। तो ये आपसी जब डिफरेंसेस पैदा होने लग गए, इनसिक्योरिटी शुरू हुई, देन बात बाहर आती है कि ही स्लिप्ड इन द बाथरूम। तो बाथरूम में स्लिप होने के बाद एक ही बार सर नीचे टकराता है। यहां पे तो सर पे 3-3 स्कल फ्रैक्चर्स हैं। तो ये समझ के परे है कि ये एक कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं जनरल बाजवा की डेथ को लेके। आसिम मुनीर की भी इसके अंदर 101% इन्वॉल्वमेंट है। जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। आईएसआई, जहां तक मुझे पूरा यकीन है, आईएसआई आसिम मुनीर का पर्दाफाश करना चाहती है, इसे एक्सपोज करना चाहती है और आईएसआई की पावर्स, फंडिंग और जो औहदा है वो बिल्कुल खत्म करने की कगार पे है आसिम मुनीर। दो इट इज बेनिफिशियल हमारे लिए। तो इन सब के बीच में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान में जो तमाम ये विरोध चल रहे हैं और ये जो विरोध की आग फैली है पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक, भविष्य में पाकिस्तान एज अ कंट्री रह भी पाएगा या खंड खंड में बट जाएगा? बहुत मुश्किल लग रहा है इनका इकट्ठा रहना। इन्होंने आपसी मतभेद इतने कर दिए हैं। जब आप सऊदी अरब सिर्फ सुन्नियों को ही भेज रहे हो, शियाओं को आपने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, फिर आपने अपनी फोर्सेस के बीच में फर्क कर दिया है, आईएसआई और एमआई के बीच। फिर आपने फ्रंटियर कोर को
एक डिसोन्ड फोर्स के तौर पे आप उसके साथ पेश आ रहे हो कि उसके जवान और अफसर मरते जा रहे हैं और पाकिस्तान की फौज को मतलब कोई उसको रिलेटेड रेसिप्रोकेटिव नहीं है। ठीक है। और जहां तक पाकिस्तान मिलिट्री की बात है, बलूचिस्तान में वो बख्तरबंद गाड़ी के बगैर बाहर कदम नहीं रख सकते कंटोनमेंट के, इतने बुरे हालात हैं। जब आप अपने ही अवाम के एक सर्टन सेक्ट, रिलीजन और कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, एथनिकली उसे क्लेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हिंदू भी हैं, सिख भी शामिल हैं और बलूच भी शामिल हैं, अब तो पश्तून भी शामिल हो चुके हैं। इन इतने सारे लोगों की आपने घर की इज्जत पे हाथ डाले हैं। वो इनकी औरतें, इनकी बच्चियां रात रात को 2-2 3-3 बजे आके उठा के ले जाते थे। लड़कों को फोर्स्ड अप डिसअपियरेंसेस, नकली मुकदमे दर्ज करवाने, अस्पताल में अगर कोई प्रोटेस्ट करने के बाद इंजर्ड होके भर्ती भी है तो अस्पताल से इन्हें गायब करना। डॉक्यूमेंट्रीज थी यूट्यूब पे अभी 2012-13 में मैंने देखी थी, जिसके अंदर बकायदा ट्रक ड्राइवर्स पाकिस्तान के दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में मैस ग्रेव्स हैं, मौजूद है आज की तारीख में, और वो पाकिस्तान आर्मी ने ही मिलके सैकड़ों हजारों की तादाद में बलूचियों को मारा है। पर वही है कि देखे, कभी ना कभी तो कर्मा विल हिट बैक, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो मुझे नहीं लगता कि अब बलूच चुप बैठने वाले हैं। अगर जीसीसी के मुल्क ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान को जबरन उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो या तो सऊदी अरेबिया उसे इन्वॉल्व करवाएगा या फिर अमेरिका उसे बाय ऑर्डर बोलेगा कि भाई आओ और ऑपरेशंस कंडक्ट करवाओ ईरान में तख्ता पलट करने के लिए। और तब जब अगर ये हुआ तो जाहिर सी बात है ईरान अपनी मिसाइल्स का रुख इस्लामाबाद करेगा, और कोई गारंटी नहीं कि इस दौरान तालिबान चुप बैठे, क्योंकि रैडक्लिफ की जो लाइन है उसको लेके बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो यदि अगर ईरान पाकिस्तान पे हावी हो गया, जाहिर सी बात है तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर हावी होगा। तो इस्लामाबाद अपने आप को कैसे बचाने वाला है? और अगर आपके पास परमाणु बम भी है, आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे? ईरान के लोगों के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ? इसके रिपरकशंस क्या होंगे? मतलब क्या हिंदुस्तान चुप बैठेगा अगर उसने कोई ऐसी हरकत की पाकिस्तान में? क्या इजराइल और अमेरिका इसे होने देगा? क्या इजराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगा पाकिस्तान को लेके? और पाकिस्तान का सबसे आज की तारीख में कर्जे में डूबे हुए पाकिस्तान के दोस्त कौन है? तुर्की, क्योंकि तुर्की को बिजनेस चाहिए अपने वेपन सिस्टम बेचने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा ग्राहक आज की तारीख में कौन है? पाकिस्तान जी। और पाकिस्तान मिलिट्री ने बजट की तारीख एक हफ्ता आगे बढ़वा दी है, क्योंकि उसे अपने खिलौने खरीद रहे हैं। तो अगर राम आप कनेक्ट द डॉट्स करेंगे तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय इन्होंने दूसरे मुल्कों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। इन्होंने अपने अंतर्गत नहीं झांका है, बल्कि इन्होंने दूसरे मुल्कों में ज्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, जिसकी बदौलत आज की तारीख पाकिस्तान की अवाम में बहुत ज्यादा नफरत है, गुस्सा है, आक्रोश है, और वो बगावत पे उतरी हुई है। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब इन्हीं लोगों ने अपनी ही फौज के खिलाफ, पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ जाएंगे और वहां एक म्यूटिनी टाइप भी होगा, डिफेक्शन भी होगी। तो मैं बार बार बोलता आ रहा हूं राम, नेक्स्ट यूक्रेन ऑफ द वर्ल्ड इज पाकिस्तान। जी सर, दुनिया भर के मुद्दों पर फैसला कराने का दावा करने वाला पाकिस्तान समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद।